स्प्रिंग बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज 6 जुलाई को हुए आरएस प्री और पीएसआई के टेस्ट सीरीज के ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। तो स्टेटमेंट दे रखे हैं दो कि कर्बी आंगलोंग और मेघालय का पठार इस खंड के उत्तर पूर्वी का विस्तार है। ये प्रायद्वीपीय खंड की बात हो रही है। कर्बी आंगलोंग और मेघालय पठार सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित मालदा भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग किया गया है। ठीक है, एक बार जरा इसकी लोकेशन देखते हैं हम जी। यहां है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसके बाद में पश्चिम बंगाल में एक भ्रंश है, मालदा नाम की जगह से वो भ्रंश निकलता है, फॉल्ट एक, उसको कहते हैं मालदा फॉल्ट। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं तो मेघालय का पठार है, फिर ऊपर की तरफ थोड़ा कार्बी आंगलोंग का पठार है। ठीक, तो कार्बी आंगलोंग और मेघालय का पठार जो है छोटा नागपुर के पठार से मालदा फॉल्ट से अलग होता है, और मालदा फॉल्ट सिक्किम में नहीं होकर पश्चिम बंगाल में है। तो पहली बात कि कर्बी आंगलोंग और मेघालय का पठार इसी प्रायद्वीपीय खंड का उत्तर पूर्वी विस्तार है। यह करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है कि मालदा भ्रंश जो कि सिक्किम में स्थित है, नहीं, मालदा भ्रंश लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमको पता लगाना है इसमें सही उत्तर। तो केवल ए सही है, इसका उत्तर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, तो वो स्टेटमेंट हमको देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये पर्वत मूल रूप से टेक्टोनिक है और तेज बहाव से बहने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित किए गए। ठीक है, डाइसेक्टेड किए गए। यहां पर विभिन्न भू आकृतियां जैसे गॉर्ज, वी आकार की वैली, है ना, शिप्रिकाएं, झरने, वाटरफॉल्स, ये सब यहां मिलते हैं। तो पहले स्टेटमेंट की चर्चा करते हैं कि पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यहां पे ये पर्वत मूल रूप से टेक्टोनिक है। तो आइए इसको समझते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हम वो प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट समझते हैं। तो दो प्लेट्स है, एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, दूसरी प्लेट है यूरेशिया की प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ आती है। ठीक, और इसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये भारी प्लेट होती है। तो इंडो ऑस्ट्रेलिया की प्लेट यूरेशिया की प्लेट के नीचे सबमर्ज करती है, नीचे की तरफ जाती है इस तरह, जिससे कि यूरेशिया की प्लेट ऊपर उठती है। इस प्लेट के ऊपर उठने से यहां पे फोल्ड होता है, वलन। इस प्रक्रिया में यहां पर फोल्ड माउंटेन, एक वलित पर्वत का निर्माण होता है, और वो वलित पर्वत है हिमालय। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। हिमालय के निर्माण में टेक्टोनिक मूवमेंट है और तेज बहाव से बहने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित किए गए। देखिए, हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। यहां से जब कोई नदी निकलती है हिमालय पे, एक तो ग्लेशियर, हमेशा ग्लेशियर रहता है हिमालय पे। हिमालय की ऊंचाई इतनी है कि वहां बर्फ जमी रहती है, जो साल भर यहां से बहने वाली नदियों के लिए पानी का सोर्स है। तो यहां से जो भी नदी निकलती है उसमें साल भर पानी बना रहता है। अब ये इतनी ऊंचाई से जब नदी आती है तो नदी की गति बहुत तेज होती है, और जब हिमालय से ये निकलती है तो ये नदी की युवा अवस्था भी होती है। तो इस वजह से ये नदी जो है यहां पर बहुत सारे गॉर्जेस बनाती है। ठीक है, वी शेप की वैलीज बनाती है। नदी जब यहां से बहती है तो नदी के बीच में वॉल्यूम ज्यादा होता है पानी का, तो वो वी शेप के आकार में अपर्दन करती हुई, इरोजन करती हुई चलती है। तो यहाँ पे वी शेप वैलीज भी बनती है, और ऊंचाई से गिरती है तो वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 नंबर, ए और बी दोनों सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की निम्नलिखित चोटियों को पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है। तो देखिए, मैं डायग्राम से आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं। हमको करना है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, यहां है ईस्ट, इस तरफ है वेस्ट। तो सबसे ईस्ट में हिमालय की जो पर्वत चोटी है वो है नामचा बरवा। ठीक है, ये नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यहां से फिर हिमालय यू आकार में यू टर्न लेता है नीचे, हेयर पिन की शेप में। उसके बाद सिक्किम और नेपाल की बाउंड्री पर कंचनजंगा है। फिर नेपाल देश में माउंट एवरेस्ट है। फिर ऊपर की तरफ आते तो नंदा देवी, और ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ नंगा पर्वत है। ठीक, तो ये बिल्कुल ईस्ट टू वेस्ट अरेंज्ड है। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पूर्व से पश्चिम, तो सबसे पूर्व में है नामचा बरवा, जो कि 2 स्टेट्स में आ रही है, फर्स्ट और थर्ड में। नामचा बरवा के बाद है कंचनजंगा,
और इसमें आ रही है माउंट एवरेस्ट, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और नंगा पर्वत। अगला प्रश्न, इसमें दर्रों को उनके द्वारा जोड़ने वाले स्थानों से सुमेलित करना है। ठीक है, इन दर्रों को भी हम मैप से समझते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में ये वाला जो क्षेत्र है ये पाक ऑक्यूपाइड है, पीओके को श्रीनगर में जोड़ने के लिए जो दर्रा है वो है पीर पंजाल। पीओके वाले क्षेत्र को श्रीनगर से जोड़ने के लिए पीर पंजाल दर्रा है। पीओके के नीचे जम्मू है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए बनिहाल दर्रा है। ठीक है, बनिहाल। इसी तरह हिमाचल प्रदेश से जब आप लेह वाली तरफ जाते हैं तो आपको मिलता है बारालाचला। ठीक है, ला पास को ही कहते हैं, दर्रे को ही कहते हैं ला। तो यहां पे है बारालाचा और बारालाचला, ला पास के लिए कहते हैं हम। फिर सिक्किम से तिब्बत की तरफ एंटर करने के लिए नाथुला पास। जो हमारे मानसरोवर जाने वाले जो पिलग्रिमेज है वो सारे के सारे नाथुला पास से जाते हैं। ठीक है, नाथुला पास से डिस्टेंस ज्यादा पड़ती है मानसरोवर की, पर यह रास्ता सीधा मानसरोवर तक जाता है और यह कम मुश्किल रास्ता है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बनिहाल जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से और यह ऑप्शन है श्रीनगर से जम्मू कश्मीर, ए का सेकंड। पीर पंजाल जोड़ता है पीओके वाले क्षेत्र को श्रीनगर से और यह है फर्स्ट। तो देखो ए का है सेकंड, यानी ये ऑप्शन गया, ये सारी ऑप्शन चले गए, सीधा ये आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपको पहला ही फैक्ट पता है बनिहाल का तो ए का सेकंड, फिर बी का फर्स्ट है। बारालाचा जोड़ता है हिमाचल से लेह को। देखो बाकी सारे ऑर्डरली अपने आप करेक्ट होते बैठ रहे हैं। ठीक, अगले प्रश्न, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक झील कहां स्थित है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत फेमस झील है, केबुल लामजाओ नाम का नेशनल पार्क है यहाँ पे। ठीक है, एक तैरता हुआ दलदली क्षेत्र है, तो ये झील स्थित है मणिपुर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखे हैं दो, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। मेघालय पठार उत्तर पूर्वी मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, नहीं। दक्षिण पश्चिमी से, उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश नहीं होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से भारत का एक ही क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है, वो है तमिलनाडु का उत्तरी और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र। इन दो राज्यों में इसके तटीय क्षेत्र में सिर्फ उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है गलत। दूसरा है चेरापूंजी में सघन वनस्पति पाई जाती है, नहीं। चेरापूंजी में सारी रॉक्स जो है वो बेयर रॉक्स है, वहां इतनी बारिश होती है कि वनस्पति नहीं पनप पाती, तो वहां पे बेयर रॉक्स या नंगी चट्टाने ही देखने को मिलती है। इसका मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, जैसे ये है मेघालय का पठार। अब मैंने आपको दो तरफ से पवने बताई है, एक तरफ से तो आती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, एक तरफ से आती है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने जो है स्थल भाग से आती है। स्थल भाग से आने के कारण इनमें नमी की कमी होती है, आर्द्रता नहीं होती, तो इस वजह से ये बारिश करने में सक्षम नहीं होती है। इसी तरफ जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने ये समुद्री वाले भाग से आती है, तो ये वहां से आर्द्रता को ग्रहण करके आती है। ठीक है, इनमें मॉइस्चर होता है और ये वहां जाके बारिश करने में सक्षम होती है और इनफैक्ट बहुत ज्यादा बारिश करती है मेघालय के पठार। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिससे हम भारत का स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कहां काटते हैं। वैसे तो ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो हम इस चीज को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलते हैं कि ये दोनों छत्तीसगढ़ के कोरिया नामक स्थान पर आकर मिलती है। ठीक, फिर भी हम एक बार डायग्राम देखते हैं इसका। तो ये हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से गुजरता है। इसी तरह हमारी जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से। ये राज्य हमें पता होने चाहिए। और ये दोनों एक दूसरे से काटती है छत्तीसगढ़ में, उस जगह का नाम है कोरिया। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर है सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन, कोरिया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा, जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, वो एक दूसरे से कहां मिलते हैं। ये भी बहुत सीधा और फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए। ये दोनों मिलते हैं झांसी में।
ठीक है, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है और ये वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर है। ये दोनों कहां जाके मिलते हैं? झांसी नामक जगह पर। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच करवाना है। जैसे एक नाम दे रखा है डेंड्रिटिक, एक है रेडियल, ट्रेलिस और सेंट्रिपिटल। सामने उनके नदी का अपवाह तंत्र दे रखा है। तो एक बार देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं, फिर ये क्वेश्चन हमसे इजीली हो जाएगा। जैसे सबसे पहले दे रखा था डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक में क्या होता है कि नदियां जो है आपको पेड़ की ब्रांचेस है ना, पेड़ की शाखाओं के आकार में दिखाई दे रही है आपको। जब किसी मुख्य नदी में उनकी सहायक नदियां इस तरह आके मिलती है और इस तरह का जाल बनता है, इसको हम कहते हैं डेंड्रिटिक। ठीक है, अगला था रेडियल। रेडियल वो एक तंत्र है जिसमें जब पर्वत से नदी निकलती है तो वो हर दिशाओं में जाती है, चारों तरफ। ठीक है, एक सेंटर पॉइंट से जब पानी या नदी हर तरफ की तरफ जा रही है, सब तरफ फैल रही है, तो उसको हम कहते हैं रेडियल सिस्टम। इसी तरह एक होता है ट्रेलिस सिस्टम। ट्रेलिस सिस्टम में क्या होगा, इसका थोड़ी टेक्निकल डिटेल ध्यान रखना कि जो मुख्य नदी है उसकी एक पहली सहायक नदी होगी। ठीक है, उस पहली सहायक नदी के बाद एक दूसरी सहायक नदी होगी। ये जो दूसरी सहायक नदी है, ये पहली सहायक नदी में 90 डिग्री पे जाके मिलती है। मतलब मुख्य नदी की जो सहायक नदियां हैं वो तो समानांतर होती है। ठीक है, जैसे ये आके मिली, ये आके मिली, समानांतर। इन सहायक नदियों में जो सहायक नदियां आके मिलती है वो 90 डिग्री के कोण पे जाके मिलती है, परपेंडिकुलर। तो इस तंत्र को कहते हैं ट्रेलिस। और एक तंत्र होता है सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल में क्या होता है कि एक स्थान है, कोई स्थल भाग है, आसपास के क्षेत्रों में जितना पानी है वो सारा पानी आकर उस स्थल भाग में आके गिरता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल या अभिकेंद्रीय। तो ये 4 तरह के नदी तंत्र के सिस्टम है। चलिए, तो डेंड्रिटिक वो सिस्टम था जिसमें पेड़ की शाखाओं के आकार का दिखता है आपको अपवाह तंत्र। तो पहले का ए का है 4, पेड़ की शाखाओं जैसा, तो ए का 4, ये 3 ऑप्शन में आ रहा है। फिर बी रेडियल सिस्टम क्या है? रेडियल सिस्टम ये होता है कि नदी पहाड़ से निकलती है और हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, यानी बी का है 3rd ऑप्शन। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फिर नेक्स्ट है ट्रेलिस। ट्रेलिस सिस्टम में क्या होता है कि नदियां जो है, प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के पैरेलल होती है, समानांतर, और जो दूसरी सहायक नदियां हैं वो 90 डिग्री पे आके उनमें मिलती है, यानी सी का ऑप्शन है 2nd। तो करेक्ट आंसर है 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शैल गैस संसाधन पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। शैल गैस के रिजर्व देखते हैं। तो भारत में जो शैल गैस के रिजर्व्स हैं वो कहां कहां हैं? देखो, यहां गुजरात की तरफ है कैम्बे बेसिन, कैम्बे नाम की जगह, कैम्बे बेसिन। नीचे दक्षिण में है कावेरी बेसिन, कावेरी के ऊपर है केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी। फिर दामोदर घाटी में दामोदर वैली, और ऊपर है गंगा के मैदानों में गंगा बेसिन। फिर इधर असम अराकन बेसिन, अराकन जो म्यांमार का मुख्य पर्वत है, अराकन योमा। तो असम अराकन बेसिन, ये मुख्य जो शैल गैस के रिजर्व्स हैं इंडिया में। अब प्रश्न की तरफ आते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शैल गैस पाए जाते हैं? तो कैम्बे बेसिन में मिलता है, बिल्कुल, कैम्बे बेसिन करेक्ट है। कावेरी करेक्ट है, कृष्णा गोदावरी करेक्ट है। इसके अलावा भी बेसिन है, जैसे दामोदर है, असम अराकन है, गंगा बेसिन है। ठीक, ये सारे बेसिन हमको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, ए बी सी टी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की दाहिनी ओर से, राइट साइड से आने वाली सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है? जैसे ऑप्शन दे रखा है काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोवा और संगर। ठीक है, तो इनमें से कुछ ऑप्शंस में कुछ नाम ऐसे हैं जो हमने नहीं सुने होंगे। ठीक है, और जरूरी नहीं है ऐसा, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसे ऑप्शंस होंगे जो आपने नहीं सुने होंगे, पर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उस बेसिस पे जो नदियां हमें पता है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं कि सिंधु की तरफ कौन सी नदियां आके मिलती है राइट साइड से। तो राइट साइड से दाईं तरफ से सिंधु में आने वाली प्रमुख नदियां भारत की तरफ से है श्योक, हुंजा और गिलगिट। फिर जैसे ये चिलास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करेगी, पहली जो नदियां आके मिलती है इसमें स्वात और काबुल है। अगली नदी है फिर गोमल। ठीक है, तो हमें जो नाम पता चल रहे हैं वो गोमल है, काबुल है, स्वात है, गिलगिट, हुंजा और इस तरह। अब प्रश्न की तरफ आते हैं। जैसे काबुल नदी इसमें से पास होती है, बिल्कुल, खुर्रम निकलती है, तोची निकलती है, गोमल निकलती है। ठीक है, विबो और संगर हमने नहीं सुने। तो जैसे अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं, तो ए है, बी है, सी है, डी है। सी भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा।
बी सी आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। लास्ट बचता है सिर्फ उपयुक्त सभी। इसका मतलब ये सारी की सारी सिंधु में दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले क्वेश्चन में मैच कराना है नदी को उसके ओरिजिन से। ठीक है, सूची ए लिस्ट में दे रखा है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और वैगई। बी में दे रखा है बोखरचू, वरुष्णडु पहाड़ी, चेमायुंगडुंग और महाबलेश्वर। ठीक, तो सिंधु से शुरू करते हैं। जो हमारी सिंधु नदी है वो जिस ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू, यानी ए का है 1। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जहां से निकलती है उस जगह का नाम है चेमायुंगडोंग, यानी बी का है 3rd। एक बार देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। ए का 1 ये गया, बी का आ रहा है 3rd। ठीक है, आपको सीधा आंसर मिल गया, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, स्मार्टली। और अब बाकी आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कृष्णा जो नदी है वो निकलती है महाबलेश्वर से, बिल्कुल करेक्ट है, उत्तरी सह्याद्री में। और वैगई निकलती है वरुष्णडु की पहाड़ी से। तो इसका करेक्ट आंसर है 3rd ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की जानकारी पर विचार करना है और उन सूचना में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी करेक्ट है ये बताना है। हमको बताना है कि कितने लाइंस जो है वो इसकी एकदम करेक्ट है। जैसे एक तरफ दे रखा जलप्रपात, फिर जलप्रपात का क्षेत्र और उसकी नदी। तो धुआंधार जलप्रपात, उसका क्षेत्र दे रखा है मालवा और नदी दे रखी है नर्मदा। तीनों ही बात करेक्ट है। ये जो धुआंधार जलप्रपात है ये मालवा वाले क्षेत्र में है और नर्मदा नदी पे है। ठीक, तो एक पंक्ति तो करेक्ट हो गई। दूसरा, हुंडरू जलप्रपात, ये बघेलखंड का पठार सुवर्ण रेखा, बिल्कुल गलत है। ये बघेलखंड के पठार पे नहीं है, ये रांची में है हुंडरू। ठीक है, और बघेलखंड का पठार इसका गलत हो रहा है, यानी ये पंक्ति गलत है। ये पूरा लाइन करेक्ट है, ये लाइन गलत है। अगला है गेडसोपा, ठीक है, जिसको हम जोग जलप्रपात कहते हैं, पश्चिमी घाट नेत्रवती। गेडसोपा यानी जोग जलप्रपात पश्चिमी घाट में, बिल्कुल पश्चिमी घाट में। नदी इसकी नेत्रवती नहीं है, इसकी नदी है शरावती। तो ये लाइन भी हो गई गलत, यानी इन तीनों में से एक पंक्ति, एक लाइन पूरी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन होगा केवल एक, पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल। एक नदी है वाराही, इस नदी पर स्थित है कुंचिकल। कुंचिकल जो है लगभग 455 मीटर, ठीक है, आप लगभग लेके चलो 450 मीटर के आसपास ऊंचा है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल। करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, ये कर्नाटक में स्थित है। अगला है ओस अमन बोरो, निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? तो ओस अमन बोरो जो है ये चावल की किस्में है, राइस की वैरायटी है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलीगिरी रंगन पहाड़ियां, बिलीगिरी रंगन पहाड़ियां कहां स्थित है? तो ये जो पहाड़ियां हैं ये कर्नाटक के आसपास है। ठीक है, तो अरावली गलत हो जाएगा, पश्चिमी घाट ये हो सकता है, सतपुड़ा गलत है, शिवालिक गलत है। शिवालिक, सतपुड़ा और अरावली ये सारी उत्तर में स्थित है। नीचे स्थिति कौन सी है? पश्चिमी घाट। और ये बिलीरंगन की पहाड़ियां कहां है? कर्नाटका में। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित युग्मों पे विचार करें। एक तरफ दे रखा है वेटलैंड, दूसरी तरफ उसका प्लेस। ठीक है, मैच कराना है आपको। खींचन आर्द्र भूमि, ठीक है, कवरताल झील, रुद्र सागर, कोलेरू। ऑप्शन में दे रखे हैं राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। खींचन जो है वो हमको पता है कि खींचन का है फलोदी में, यानी यहां तो सीधा स्टेट दे रखा है, तो खींचन है राजस्थान में, ये करेक्ट है। ठीक है, सही युग्म पहचानना आपको। तो एक युग्म सही है, ए, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। कवरताल, कवरताल जो है वो बिहार में एक गंगा की सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की नदी की वजह से बना है कवरताल झील। तो ये बिहार में, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बी भी करेक्ट है। फिर बात करते हैं रुद्र सागर की। रुद्र सागर के सामने लिखा है आंध्र प्रदेश। रुद्र सागर जो झील है वो है त्रिपुरा में, आंध्र प्रदेश में नहीं है। फिर है कोलेरू, उल्टा कोलेरू है आंध्र प्रदेश में, यानी सी और डी जो है वो गलत है। तो सही आंसर है इसका केवल ए और बी, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन करने के लिए, ठीक है, आनुवांशिकतः रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास करने के लिए, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करने के लिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण करने के लिए। तो ये जो मियावाकी है, ये एक्चुअली जापान की एक वनस्पति शास्त्री है, इसका नाम है अकीरा मियावाकी। इसने शहरी क्षेत्रों में घने जंगल, ठीक है, और देसी जंगल बढ़ाने के लिए इसने एक टेक्निक निकाली, मियावाकी। तो मियावाकी जो पद्धति है उसका मेन टारगेट है शहरी क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेशनल वाटरवे सेकंड ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया गया है। नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जल मार्ग 5 महानदी, ब्राह्मणी और मताई नदियों पर विकसित किया गया है। नेशनल वाटरवे 6 बराक नदी पर प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है। तो देखते हैं इनमें से असत्य कथन कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। चलिए चेक करते हैं। यह है नेशनल वाटरवेज, ठीक। जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, सबसे पहला वाटरवे, वो गंगा नदी के ऊपर बनाया गया, ठीक है, पूरे क्षेत्र पे नहीं। फिर नेशनल वाटरवे 2 ये बनाया गया ब्रह्मपुत्र पे। नेशनल वाटरवे 3 ये बनाया गया केरल में, नीचे केरल में जो वेस्ट कोस्ट कैनाल है वहां पर। नेशनल वाटरवे 4 गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच बनाया गया है। नेशनल वाटरवे 5 ये ब्राह्मणी और ये जो पूरा बेसिन है, इस बेसिन की नदियों पर बनाया गया है। नेशनल वाटरवे 6 जो है वो बराक रिवर पर प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया गया है, ये सही स्टेटमेंट है। नेशनल वाटरवे 5 महानदी, ब्राह्मणी और मताई नदियों पर विकसित किया गया है। तो जैसे आप देख सकते हो कि नेशनल वाटरवे 5 ब्राह्मणी नदी पर बना है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेशनल वाटरवे 6 बराक नदी पे प्रपोज्ड है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। वो बराक नदी पे नेशनल वाटरवे 6 प्रपोज्ड है, प्रस्तावित। इसका मतलब ये तीनों ही कथन करेक्ट है, तो असत्य कथन इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू ये किन के नाम है? तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ना कोई खारी झीलों के नाम है, ठीक। जो खारे पानी की झीलें, सलाइन लेक्स है राजस्थान में, उन सब का नाम स्थानों के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में है ग्लेशियर, नहीं। डीडवाना कुचामन कोई ग्लेशियर नहीं है। पवित्र उपवन, सैक्रेड ग्रूव्स हैं, बिल्कुल नहीं। रामसर स्थल है, नहीं। खारी झीलें, बिल्कुल ठीक। डीडवाना कुचामन, ठीक है। सरगोल, सरगोल है नागौर में। खाटू है खाटू श्याम जी के पास सीकर में। तो ये चारों की चारों खारे पानी की झीलें। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में रेलवे जोन्स दे रखे हैं और सेकंड में उसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। उत्तरी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी, दक्षिणी, मध्य। सामने दे रखा है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, मुंबई सीएसटी, ठीक है। तो उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर देखिए नई दिल्ली हो सकता है, कलकत्ता नहीं होगा, मुंबई नहीं हो सकता, चेन्नई बिल्कुल नहीं हो सकता, सीएसटी नहीं हो सकता। तो उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसी तरह पूर्वी का होना चाहिए कोलकाता, ठीक। पश्चिमी, अब देखो पश्चिमी, देखो दक्षिणी का होता है चेन्नई, ये आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। पहले देखते हैं कि इनके बेसिस पे होता है या नहीं। तो ए का आंसर है 1 जो सारे ऑप्शन में, बी का सेकंड भी सब में है और डी का है 4th। तो एक ऑप्शन आउट होता है बस, ठीक। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा सी और ई के बारे में। सी है पश्चिमी रेलवे और डी है ई है मध्य रेलवे। पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे दोनों के ही मुंबई में, लेकिन मुंबई में भी अलग अलग जगह हैं। एक तो है चर्च गेट और एक है सीएसटी। तो पश्चिमी रेलवे जो है, जो हमारे राजस्थान में होके गुजरती है, उसका है मुंबई चर्च गेट, और मध्य रेलवे का है मुंबई सीएसटी, ठीक है। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं इनके सामने ठीक रखे हुए हैं। ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है और ई का 5 है। करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष, विच इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज को इसको पकड़ना कि ऐसी कौन सी फसल है जो न्यूनतम जल दक्ष है। ठीक, जैसे गन्ना है, सूरजमुखी है, बाजरा है, अरहर है। ठीक है, गन्ना के अलावा सारी फसलों को कम पानी चाहिए, गन्ना को पानी चाहिए बहुत ज्यादा। तो जो जल दक्ष नहीं चाहिए, हमको चाहिए न्यूनतम जल दक्ष, यानी मिनिमम वाटर एफिशिएंट, लीस्ट वाटर एफिशिएंट, और वो है गन्ना। ठीक है, गन्ना के अलावा गन्ना को सबसे ज्यादा पानी चाहिए, बाकी सारी फसलों को पानी चाहिए, गन्ने के रिस्पेक्ट में कम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी द्वारा निर्मित है। तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, असम की तरफ जब ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से आती है अरुणाचल से और असम में एंटर करती है, तो नदी का बहुत ज्यादा स्पीड होती है, तो नदी थोड़ी फैल जाती है असम में। जो फैल जाती है तो नदी के बीच में कई सारे द्वीप बनते हैं। तो इस नदी पे बहुत सारे द्वीप है, उसी में दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है रिवर पे बीच में स्थित, उसका नाम है माजुली, वो है असम में, और वो नदी है ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन है 4th। अगला प्रश्न है 24। इसमें मैं मैच कराने हैं राज्यों को आयरन ओर की साइड से। आयरन ओर की जो साइड्स है वो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक तरफ स्टेट्स दे रखे हैं और एक तरफ उनके प्लेस दे रखे हैं। ठीक, तो एक बार अपन आयरन ओर्स की साइड्स देख लेते हैं सारी, फिर इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स लिख रखे हैं अपन ने, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, ये वो एरिया जहां आयरन ओर मिलता है। और कुछ प्लेसेस हैं, ये प्लेसेस हमको ध्यान रखने जरूरी है। जैसे छत्तीसगढ़ से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की 3 जिले पॉपुलर है, दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा। दुर्ग में एक जगह है दल्ली राजरा, ठीक है, जो प्रश्न में पूछी गई है। दंतेवाड़ा में एक माइन है बेलाडिला। इसी तरह झारखंड में एक जगह है सिंहभूम। सिंहभूम में कुछ साइट है जैसे नोवा मंडी, गुआ, चिरिया, बराजमदा। उड़ीसा में है मयूरभंज, सुंदरगढ़ और तीसरा क्योंझर। मयूरभंज में है गोरू महेशनी, बादाम पहाड़ और सुलेपड़। सुंदरगढ़ में है बोनाई की पहाड़ियां। क्योंझर में है बारबिल, कोयरा घाटी। कर्नाटक में है बेलरी, चिकमंगलुर, चित्रदुर्ग। महाराष्ट्र में है चंद्रपुर और रत्नागिरी। ये सारी हमको याद होनी चाहिए। अब आते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न में उड़ीसा का पूछा है, तो उड़ीसा में चिड़िया नहीं है, बादाम पहाड़ है, चंद्रपुर नहीं है, दल्ली राजरा नहीं है। तो ए का ऑप्शन है सेकंड। ये गया और ये भी गया। देखिए पहला एक फैक्ट पता होने से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ए का 2 झारखंड की साइट है चिड़िया, छत्तीसगढ़ में है दल्ली राजरा और महाराष्ट्र की साइट है चंद्रपुर। देखिए पूरा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडारक और सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। यह भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मैंगनीज और आयरन ओर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसकी लिस्ट देखते हैं पहले। मैंगनीज में 3 कैटेगरी पता होनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन में 2 ही पूछी गई है, पर हम 3 प्रिपेयर करेंगे। पहला तो है लार्जेस्ट रिजर्व, भंडार। दूसरा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उत्पादक। और तीसरा है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसे किसको मिल रहे हैं, वैल्यू, कीमत किसके पास आ रही है। तो सबसे ज्यादा रिजर्व है उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के पास। ठीक, और ये लिस्ट चेंज हो जाएगी प्रोड्यूसर में। भले ही भंडार उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के पास है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश कर रहा है, फिर महाराष्ट्र कर रहा है जो रिजर्व की लिस्ट में भी नहीं है, टॉप 3 में। उसके बाद कर रहा है उड़ीसा। अब देखो बेच के पैसे ज्यादा कौन कमा रहा है, तो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है इसमें महाराष्ट्र, फिर कमा रहा है मध्य प्रदेश और फिर उड़ीसा। तो हमसे पूछा गया है भंडार और उत्पादक के बारे में, तो ये आंसर है उड़ीसा और मध्य प्रदेश। मैंगनीज का भंडारक और उत्पादक कौन है, तो भंडारक है उड़ीसा और प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगले प्रश्न में भी एक सूची मिलानी है आपको यूरेनियम के सेंटर्स की स्टेट के साथ। जैसे एक जगह है 2 मियां सात, ठीक है, लांबापुर, रोहिली, गोगी। स्टेट दे रखे हैं आपको राजस्थान, कर्नाटक, मेघालय, तेलंगाना। ठीक, तो 2 मियां सात जो जगह है वो है मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, रोहिली जो जगह है वो है राजस्थान की। तो ए का ऑप्शन तो आ रहा है 3rd। देखिए ए से ही सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, इसमें भी आगे जाने की जरूरत नहीं थी आपको। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। 2 मियां सात है मेघालय की तरफ। ठीक है, तो बी में आ जाएगा 4, लांबापुर तेलंगाना। रोहिली जो है वो राजस्थान में है। इसके अलावा राजस्थान में उमरा करके एक साइट है उदयपुर की तरफ। फिर गोगी जो है वो आ जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, इसके अलावा यूरेनियम्स की कुछ साइट्स हैं जो अपन मैप के साथ देखते हैं।
ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम एक एटॉमिक मिनरल है, ठीक, इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। राजस्थान में इसका जो प्रमुख सेंटर है वो है उदयपुर के पास उमरा। सिंहभूम में इसकी बहुत सारी साइट्स है, जैसे जादूगुड़ा, ये सबसे पहली साइट थी। यूरेनियम इंडिया में सबसे पहले जादूगुड़ा में मिला। फिर है नरवा पहाड़, भातिन, उसके बाद है तुरा मंडी। मेघालय में है दो मियां सात, और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और कुडप्पा। नेल्लोर की एक फेमस माइंस है शंकरा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विशेषताएं किस वन की है, ठीक है। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। आमतौर पर पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं ये वन। ये पहला स्टेटमेंट है इन वन के बारे में। दूसरा, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वार्षिक तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है, ये की इंफॉर्मेशन है इसकी। और ये जो वन है ये स्ट्रेटिफाइड है, स्तरीकृत है, ठीक। और आमतौर पर इनमें पतझड़ नहीं होता, पतझड़ नहीं हो रहा, यानी ये सदाबहार वन है, ठीक। और सदाबहार वन, देखो कांटेदार वन, कांटेदार वन वहां होते जब बारिश कम होती है, यहां बारिश हो रही है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो ये ऑप्शन नहीं है। पर्णपाती, पत्ते भी तब गिरते हैं, ठीक है, जब बारिश कम हो रही है और पानी कम मिलते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पतझड़ तो हो ही नहीं रहा, पत्ते नहीं गिर रहे, तो ये ऑप्शन भी गलत। फिर ये पर्वतीय वन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये करेक्ट ऑप्शन तो है सदाबहार। जब पतझड़ नहीं हो रहा तो सीधा ही पता चल जाएगा हमको कि पतझड़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब वन कैसे है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है सदाबहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से टुंड्रा वनस्पति, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, फैक्चुअल। टुंड्रा वनस्पति कौन सी है, मास और लाइकेन, ठीक है, ये हमको यूं का यूं याद रखना है। मास और लाइकेन जो है वो टुंड्रा वनस्पति है। अगला क्वेश्चन है कि 16 शीतोष्ण वन कहां पाए जाते हैं। 16 शीतोष्ण वन उस एरिया में पाए जाते हैं जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं, ठीक है। तो ये एरिया 3 स्टेट के बीच में आता है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। करेक्ट मैच देखने हमको। कुछ बायोस्फीयर रिजर्व दे रखे हैं, उसके सामने उनके स्थान दे रखे हैं। जैसे नंदा देवी के सामने दे रखा है हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होकर उत्तराखंड में, यूके में, तो पहला ही मैच नहीं हो रहा है। दूसरा, नॉकरेक, नॉकरेक जो है मिजोरम, उसके सामने लिखा है मिजोरम, जबकि नॉकरेक कहां है, मेघालय में, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट मैच नहीं हो रहा है, यह है मेघालय में। अगला है अगस्त्य मलाई, तमिलनाडु, ये करेक्ट है। अगस्त्य मलाई जो है वो तमिलनाडु में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी और डी ये करेक्ट है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऊपर वाले दोनों ए और बी मैच नहीं करते। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहां है। ये फूलों की घाटी बहुत फेमस जगह है, यह है उत्तराखंड में, ठीक। फूलों की घाटी कहां है, उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वजोत मृदा के रूप में जाना जाता है, ठीक। बहुत सिंपल फैक्ट है, काली मिट्टी को। ये जो काली मिट्टी होती है, ये गर्मियों के समय काली मिट्टी सूख जाती है, सूखने की वजह से इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है। तो जब दरार पड़ जाती है तो ऐसा लगता है कि इस मिट्टी की जुताई हो गई है, ठीक है, क्योंकि जुताई करते हैं हम तो दरार बनाते हैं उसमें, तो ऐसा लगता है इस मिट्टी में स्वतः ही जुताई हो चुकी है, तो वो मिट्टी है काली मिट्टी। करेक्ट आंसर है थर्ड। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की लवणता की समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं जब हम इंदिरा गांधी कैनाल की समस्याएं पढ़ते हैं, ठीक है, नर्मदा कैनाल की पढ़ते हैं, तो हम लिखते हैं कि लवणता को दूर करने के लिए उसमें मिलाया जाता है जिप्सम। बेसिकली जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, लवणता की समस्या में सोडियम ज्यादा हो जाता है मिट्टी में, तो जैसे ही आप जिप्सम मिलाते हैं तो जिप्सम में जो कैल्शियम है वो सोडियम को रिप्लेस कर देता है और वहां कैल्शियम मिट्टी में जाके मिल जाता है। तो एक तो मिट्टी को फायदा होता है कि उसमें कैल्शियम लवण आता है, दूसरा फायदा होता है कि सोडियम वहां से चला जाता है। तो लवणता की समस्या को दूर करने के लिए मिट्टी में मिलाना चाहिए जिप्सम, ठीक। अगला क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम गलियारा इनमें से किसको जोड़ता है। तो पूर्व का जो गलियारा है वो गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है, ठीक है, और असम में सिलचर पे जाके समाप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात का पोरबंदर और असम का सिलचर, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है।
एक तरफ दे रखी है फसल और दूसरी तरफ दे रखा है उनका सबसे बड़ा उत्पादक। तो देखो जूट से शुरू करते हैं। जूट के सामने लिखा है असम। जूट असम में नहीं होकर जूट होता है बंगाल की तरफ, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर असम नहीं होकर क्या होगा, पश्चिम बंगाल। यानी ए जो है वो गलत है, वो सही सुमेलित नहीं है। तो ए वाले ऑप्शन अगर हम काट दें तो अब बचता है हमारे पास डी और बी सी डी। कपास जो है वो गुजरात में सबसे ज्यादा होता है, करेक्ट है, ठीक है, इसका मतलब बी करेक्ट है। तो अब आंसर जो है ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी। इसका मतलब रबर केरल करेक्ट है, कॉफी कर्नाटक करेक्ट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है। स्टील प्लांट को और स्टील प्लांट कौन सी कंट्री के सहयोग से बना है, इसको मैच कराना है। तो पहले हम वो टेबल ही याद कर लेते हैं। वो टेबल है कि राउरकेला का जो स्टील प्लांट है वो हमने लगाया जर्मनी के सहयोग से, ठीक। रशिया के सहयोग से हमने 2 स्टील प्लांट लगाए, एक लगाया भिलाई में और दूसरा लगाया बोकारो में। एक लगाया हमने दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से। तो अब चलते क्वेश्चन की तरफ। राउरकेला का तो है जर्मनी, ठीक है, भिलाई का है रूस, बोकारो का भी है रूस। ये पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा सुमेलित है, और दुर्गापुर का है ब्रिटेन। तो ए सुमेलित, ए का है ब्रिटेन, ए सुमेलित नहीं है। बी सुमेलित है, दुर्गापुर का जर्मनी ये सुमेलित नहीं है, बोकारो भी सुमेलित नहीं है, केवल बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आदिलाबाद निजामाबाद भारत का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है। नहीं, ये मुख्य नहीं है, ये लघु औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, ये मुख्य औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आता है। विशाखापट्टनम और गुंटूर ये भारत का लघु औद्योगिक नहीं, ये भारत का मुख्य औद्योगिक केंद्र है। तो ये लघु नहीं है, ये है मुख्य। ये दोनों उल्टे हैं, ऊपर वाला है लघु, नीचे वाला है मुख्य। कोटा भारत के औद्योगिक जिलों में से एक है, बिल्कुल। भारत में कुछ 15 के आसपास औद्योगिक जिले हैं जिनमें से एक है कोटा शहर। तो ए रॉन्ग स्टेटमेंट है, बी रॉन्ग है और सी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा सत्य कथन है, तो ऑप्शन है थर्ड, केवल सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नर्मदा और तापी नदियां आयरन और स्टील प्लांट टिस्को को पानी उपलब्ध कराती है। कैसे कराएगी जब टिस्को इस तरफ है ही नहीं, नर्मदा और तापी की तरफ, टिस्को है उस तरफ वेस्ट बंगाल की तरफ। तो वहां पे जो नदियां हैं वो सुवर्ण रेखा और एक छोटी सी नदी है खरकई, ये 2 नदियां वहां पानी उपलब्ध कराती है, नर्मदा और तापी नहीं कराती। ए स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगला स्टेटमेंट है बराकर नदी भारतीय आयरन और स्टील कंपनी इसको को पानी उपलब्ध कराती है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। भद्रावती नदी विश्वेश्वरैया आयरन और स्टील कंपनी विस्को को पानी उपलब्ध कराती है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन गलत है, तो ए गलत है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, केवल ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। ओरिजिनल जो मैनचेस्टर है वो है यूनाइटेड किंगडम में। मैनचेस्टर जाना जाता है टेक्सटाइल के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए। तो भारत में जिन जगहों पर अच्छा वस्त्र उत्पादन होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी ग्रो कर गई है, उनको हम मैनचेस्टर की संज्ञा दे देते हैं। जैसे जो इसमें लिखा है कि किस राज्य को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, तो वो है कोयम्बटूर। देखिए कुछ और टर्म्स हैं, जैसे भारत का मैनचेस्टर वो कहते हैं अहमदाबाद को, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिणी का कोयम्बटूर को, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। ये कुछ और टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इन्होंने दे रखे हैं बटूरा, हिस्पर, बियाफो, सियाचिन, ये सब ग्लेशियर के नाम है कि ये ग्लेशियम काराकोरम रेंज से निकलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सबसे ऊपर काराकोरम रेंज में बटूरा, हिस्पर, बियाफो, सियाचिन ऐसे ग्लेशियर मौजूद है। खारदुंगला लद्दाख रेंज में स्थित है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। खारदुंगला जो है वो लद्दाख का ही एक पास है। लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी कामेट है, नहीं ये गलत है। लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी कामेट नहीं है। आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो ए करेक्ट है और बी करेक्ट है, सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, केवल ए और बी, ठीक है। ये सी जो लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी कामेट है, इसकी सही
चोटी कौन सी है लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची? तो वो है राकापोशी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में आती है। ठीक है, माउंट राकापोशी। शिवालिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शिवालिक हिमालय की एक रेंज है, यह श्रेणी खंडित रूप में मौजूद है, करेक्ट। उत्तराखंड में इन्हें दुधवा और धांग कहा जाता है, करेक्ट। ये सारे स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं। शिवालिक क्षेत्र में बनने वाली मौसमी धाराओं को चोस कहते हैं। तो शिवालिक क्षेत्र में मौसम मानसून के समय जो पहाड़ों पे पानी गिरता है और वो पानी नीचे की तरफ बहकर मैदानी क्षेत्र में आता है, तो वो जो छोटी छोटी नदियां हैं उनको कहते हैं चोस। तो ये खंडित रूप में मौजूद है। उत्तराखंड में दुधवा और ढांग कहते हैं, इनके लोकल नाम है वहां, और ये इनमें बनने वाली मौसमी धाराओं को चौस कहते हैं। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछा गया कौन सा सही है? फोर्थ, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा का मैदान किसके बीच है? तो मालवा का मैदान जो है सतलज और गग्गर नदी के बीच है। सतलज और गग्गर नदी के बीच वाले मैदान को हम कहते हैं मालवा का मैदान, जो कि है ऑप्शन नंबर 2, सतलज और गग्गर। सीधा सीधा नाम है, बस आपको नाम ध्यान रखना है इसका। बघेलखंड का पठार किन दो नदियों के अफवाह तंत्र को अलग करता है? पठार जो है जमीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई भूमि होती है। इसकी बघेलखंड के पठार की वजह से दो नदियों का रास्ता बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। अगर ये पठार यहां नहीं होता तो शायद ये नदियां आपस में मिली होती। वो नदियां हैं सोन और महानदी। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक। अगला है राजपीपला और महादेव पहाड़ियां किस श्रेणी में स्थित है? सीधा सिंपल क्वेश्चन है, सतपुड़ा रेंज में स्थित है। इसके अलावा भी पहाड़ियां हैं सतपुड़ा में, तो एक बार हम सतपुड़ा रेंज वाली पहाड़ियां देखते हैं। तो सतपुड़ा रेंज में पश्चिम से पूर्व की तरफ राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल पर्वत है, ठीक। इसके ऊपर की तरफ नर्मदा और उस तरफ सोन नदी है। नीचे की तरफ है तापी नदी और इसके नीचे है बेतुल का पठार। ये पूरा सतपुड़ा रेंज के आसपास की जगह है, ठीक। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, सतपुड़ा। राजपीपला और महादेव पहाड़ियां जो है वो सतपुड़ा रेंज का भाग है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें पहाड़ी को उसकी ऊंची चोटी से मिलाना है। एक तरफ पहाड़ी है उत्तरी सह्याद्री, कार्डेमम हिल्स, इलायची पहाड़ी, अन्नामलाई हिल्स, मध्य सह्याद्री। इसका मतलब यहां उत्तरी, मध्य और ये दोनों जो है ये दक्षिणी सह्याद्री है। तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसको भी अपन मैप से याद रखते हैं। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, ठीक है। मध्य सह्याद्री की है कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री की है अन्नामलाई। दक्षिणी सह्याद्री में बेसिकली 3 पहाड़ियां आती है, ठीक है। पर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 ही जरूरी है। एक तो है अन्नामलाई, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। दूसरी पहाड़ी है इलायची, कार्डेमम हिल्स, इसकी है अगस्त्य मलाई। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तरी सह्याद्री की तो है कलसूबाई, ए का है ऑप्शन सेकंड। कार्डेमम हिल, इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अगस्त्य मलाई, बी का ऑप्शन है थर्ड। यानी आपका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो सी का है 4, अन्नामलाई का है अनाईमुड़ी और मध्य सह्याद्री की है कुद्रेमुख, ठीक। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो रहा है। अगला प्रश्न, पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच में जो संकरे मैदान है ये उनकी बात कर रहे हैं। यह कच्छ से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। यह सुमर्जित तट का उदाहरण है, सबमर्ज कोस्ट का, जलमग्न तट का उदाहरण है। इस क्षेत्र की नदियां डेल्टा बनाती है, ठीक है। इस क्षेत्र की नदियां डेल्टा बनाती है, इस पर चर्चा करते हैं। यह संकीर्ण मैदान है। तो पहले इस मैदान को देखते हैं। कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट और तट के बीच का जो मैदान है उसको हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ये तटीय मैदान आप देख रहे हो कि पश्चिमी घाट के बाद इतनी जगह नहीं बचती। तो ये जो मैदान है ये सारे संकरे मैदान है, नैरो प्लेन्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां से जो नदियां आती है एक तो वो पश्चिमी घाट से आती है तो थोड़ा ऊंचाई से आती है, प्लस यहां पर डिस्टेंस बहुत कम है तो नदियों की स्पीड कम नहीं हो पाती, वो बहुत तेजी से आती है एक, और वो नदियां बहुत कम दूरी तय करती है तो अपने साथ अवसाद नहीं ला पाती, ठीक है, इतना तलछट नहीं जमा कर पाती। तो इस वजह से भी उसकी स्पीड जो है कम नहीं होती। तो ये नदियां डेल्टा बनाने की बजाय एस्चुरी बनाती है, नदमुख, मुहाना बनाकर सीधा समुद्र में मिल जाती है एक धारा के रूप में। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि इनकी स्पीड कम नहीं होती, इनके पास अवसाद भी कम होता है। मुख्य ये कारण है इसका।
ठीक, प्रश्न की तरफ आते हैं। कच्छ से कन्याकुमारी तक फैला है, करेक्ट है। हमको ढूंढना है रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत। यह एक सबमर्ज कोस्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। इस क्षेत्र की नदियां डेल्टा बनाती है, नहीं, ये बनाती है एस्चुरी, नदमुख। और ये एक संकीर्ण, वैसे गलत स्टेटमेंट मिल गया आपको, ऑप्शन थर्ड। और ये संकीर्ण मैदान है, बिल्कुल ये नैरो प्लेन्स हैं। अगला प्रश्न है कि वेम्बनाड झील किसका उदाहरण है? एक आर्टिफिशियल लेक का, एक नदीय झील का, लेगून लेक का, क्रेटर लेक का। तो ये उदाहरण है एक लेगून लेक का। ठीक, लेगून लेक क्या होती है, लेगून लेक को समझते हैं। देखिए दो केस देखते हैं। पहला केस ऊपर की तरफ एक नदी आ रही है तट की तरफ और डेल्टा बनाती है और तट में उस समुद्र में चली जाती है। दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि जो नदी है ये कुछ सालों बाद अपना रास्ता बदल लेती है, क्योंकि नदी जब डेल्टा बनाती है समुद्र से मिलने से पहले तो वो कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है। धीरे धीरे जो है नदी का पानी मुड़ता रहता है, ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब नदी अपनी दिशाएं बदल लेगी और नदी का जो पानी है उसकी एक ब्रांच कहीं रुक जाएगी। ठीक है, यहां निर्माण होता है झील का। अब ये जो झील है इस नदी से जुड़ी हुई नहीं है, तो इस झील में नदी फ्रेश वाटर लेके नहीं आ रही है। ये नदी जुड़ गई अब इस समुद्र के साथ, ये समुद्र से इस नदी को वाटर की सप्लाई हो रही है। इसीलिए ये जो झील बन रही है अब नई वाली, इस झील का पानी सलाइन हो जाएगा, खारा पानी हो जाएगा। और इस तरह बनी झील जिसके बॉर्डर पे समुद्र या सागर होता है, ये झील कहलाती है लगून लेक। इस तरह तो ये वेम्बनाड लेक है, ठीक है, जो अरब सागर के बिल्कुल पास है। तो ये एक लगून लेक का एग्जाम्पल है। तो वेम्बनाड लेक जो है वो लगून लेक है, थर्ड नंबर ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लक्षद्वीप जो है 36 प्रवाल द्वीपों का, कोरल आइलैंड्स का एक ग्रुप है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लक्षद्वीप बना ही पूरा प्रवाल भित्ति से और उसमें द्वीपों की संख्या है 36। एंड्रोथ इस समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, बिल्कुल ठीक है। एंड्रोथ जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये हमको याद भी रखना है। वैसे भी मिनिकॉय पूरी तरह से पक्षियों के लिए समर्पित है, नहीं, पक्षियों के लिए पूरा आइलैंड है पिति आइलैंड। एक आइलैंड है पिति, इसको पक्षी आइलैंड भी कहते हैं, पक्षी द्वीप। ठीक है, तो मिनिकॉय नहीं होकर पिति आइलैंड करेक्ट आंसर है। यानी ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। कौन सा कथन सही है, ए और बी? ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है नाथपा झाकरी बांध स्थित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाथपा झाकरी बांध स्थित है सतलज नदी में। जब सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद उस पर पहला बांध है नाथपा झाकरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? तो प्रथम जूट मिल के बारे में एक फैक्ट है, वो ये कि यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है डंडी। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की पहली जूट मिल डंडी में स्थापित की गई थी। ठीक है, लेकिन फैक्ट्स ये कहते हैं कि 1855 में पहली मैकेनिकल जूट मिल भारत के रिश्रा में, पश्चिम बंगाल की तरफ एक जगह है रिश्रा, यहां स्थापित की गई 1855 में। स्थापित डंडी वाले लोगों ने ही करी। ये पहली टेक्नोलॉजी इन्हीं लोगों के पास थी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और यहां आकर जूट मिल बनाई अपनी। तो 1855 में रिश्रा नामक स्थान पे पहली जूट मिल स्थापित की गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा निम्नलिखित में से किस शहर से होकर गुजरता है? इनमें से कौन सी जगहों से गुजरता है उत्तर दक्षिण गलियारा? ठीक है, वैसे तो उत्तर दक्षिण गलियारा आपको पूरा का पूरा स्टेट वाइज याद रखना है, स्टेट में कौन कौन सी जगह है ऐसे पूरे फ्लो के साथ। तो अपन देखते हैं कि पंजाब का पठानकोट है, करेक्ट है। नीचे तमिलनाडु में सालेम है, करेक्ट है। मुरैना मध्य प्रदेश, यहां से भी गुजरता है। कानपुर उत्तर प्रदेश, यहां से उत्तर दक्षिण गलियारा नहीं गुजरता है, कानपुर उत्तर प्रदेश से। ठीक, तो ए बी सी करेक्ट है। कहां से होके गुजरता है? ए बी और सी से। डी जो है वहां से ये नहीं गुजरता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉफी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत में कॉफी का उत्पादन बाबा बुदन की पहाड़ियों में प्रारंभ हुआ। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, एक इसके पीछे छोटी सी कहानी भी है कि ऐसा कहते हैं कि यहां से कोई आदमी मिडिल ईस्ट की तरफ गए थे और वहां उन्होंने कॉफी के बीज देखे और अपनी दाढ़ी में फंसाकर छुपाकर ले आए और लाकर कर्नाटक के इस स्थान पर उन्होंने वो बीज डाले और वहां कॉफी उगनी स्टार्ट हो गई। तो वो जगह थी बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक के पास। तो भारत में कॉफी का उत्पादन बाबा बुदन में प्रारंभ हुआ, करेक्ट।
पहली बार यही लाके उगाया गया था। कॉफी के लिए 200 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉफी के लिए हमको हर फसल में कितना तापमान, कितनी बारिश की रिक्वायरमेंट है, ये याद होना चाहिए। तो 52 का आंसर है ए और बी दोनों, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये करती है यांग्याप। यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, गॉर्ज बनाते हुए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ दे रखा है आपको नदियों के नाम, दूसरी तरफ दे रखी है उनपे कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स के नाम, ठीक है, परियोजनाएं। जैसे झेलम नदी, रावी, चिनाब, व्यास। सामने दे रखा है पोंग, तुलबुल, रंजीत सागर, बगलिहार। तो झेलम नदी पर सीधा सीधा तुलबुल परियोजना है, ठीक है। ये रंजीत सागर है रावी नदी पर, चिनाब पर है बगलिहार, व्यास पर है पोंग। पोंग से राजस्थान को भी फायदा होता है, पोंग और पंडो। तो ए का आंसर है सेकंड, बी का है थर्ड, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब, मंद और ओंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां? ये सहायक नदियां तो आपको वैसे यूं की यूं याद रखनी है, महानदी की सहायक नदियां, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर है महानदी, महानदी की सहायक नदियां हैं इब, मंद और ओंग, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बंदरगाह दे रखे आपको विशाखापट्टनम, चेन्नई, मछलीपट्टनम, तूतीकोरिन, ठीक। 2 दे रखे आपको आंध्र प्रदेश की तरफ के और 2 दे रखे आपको तमिलनाडु की तरफ से। सबसे नीचे है तूतीकोरिन, आपको जमाना है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो सबसे नीचे तो है तूतीकोरिन, ठीक है। डी, चारों में डी आ रहा है, ठीक है। तूतीकोरिन के ऊपर है चेन्नई, यानी आना चाहिए बी, तो ये ऑप्शन गलत, ये गलत। अगला है मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम, तो पहले आता है मछलीपट्टनम और ऊपर की तरफ है विशाखापट्टनम, यानी सी पहले आएगा और फिर आएगा ए, तो करेक्ट आंसर है 4, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो जहां सल्फर है तो वहां वो आप समझ लें कि सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये करेक्ट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों मेन एजेंट है एसिड रेन में, तो आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन परत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है आपको। ओजोन परत सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ठीक बात है, ठीक है, इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अर्थ कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षात्मक कवच। ओजोन की सांद्रता जो है 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकतम होती है, ये भी ठीक बात है। समताप मंडल में 16 से 25 किलोमीटर के बीच में मिलती है आपको ओजोन। मार्च और अप्रैल के महीने में ओजोन के दौरान उत्तरी गोलार्ध में ओजोन की सांद्रता बढ़ जाती है, उल्टा स्टेटमेंट, बढ़ नहीं जाती। इसकी जो सांद्रता है मार्च और अप्रैल महीने के दौरान, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ओजोन की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बढ़ने के लिए। तो ये गलत, तो आपको ढूंढना था, ये गलत स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर है इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और उसका रीजन दे रखा है। मुख्य हिमालय के उत्तरी ढलान पर अधिक ग्लेशियर है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मुख्य हिमालय की उत्तरी ढलान कम है, द नदर्न स्लोप्स ऑफ मेन हिमालय आर जेंटल, कम नहीं है, मंद है, ठीक है, जेंटल। तो इसको थोड़ा देखते हैं एक बार इस तरह। मान लीजिए ये हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, इसकी ये जो ढलान है इस तरफ की, ये मंद है, जेंटल स्लोप है, इसको उत्तरी ढलान कह देते हैं हम। दक्षिणी ढलान में स्टीप स्लोप है, तीव्र ढलान है। तो आप देखो जहां पे ढलान मंद है यहां पर ग्लेशियर टिका रहेगा, है कि नहीं, और जहां पे ढाल खड़ी है, एकदम तीव्र ढाल है, यहां से ग्लेशियर बनते ग्लेशियर नीचे की तरफ पिघलेगा और वो नदी बन जाएगा, ठीक। तो उत्तरी ढाल पर ज्यादा ग्लेशियर मिलेंगे बजाय दक्षिणी ढाल के, कारण ढाल का मंद होना या तीव्र होना है। तो मुख्य हिमालय के उत्तरी ढाल पर अधिक ग्लेशियर मिलते हैं, करेक्ट, क्योंकि उत्तरी ढाल जो है वो मंद है, उसका स्लोप जेंटल है। ए भी करेक्ट है और आर भी उसका सही, ए और आर दोनों करेक्ट है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सही एक्सप्लेन कर रहा है।
अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय द्वारा स्थापित पहला इस्पात संयंत्र कौन सा था? फर्स्ट स्टील प्लांट कौन सा था? वो था जमशेदपुर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। पहला स्टील प्लांट था जमशेदपुर। विकास, विक्रम, कल्याण, विजय, नर्मदा, ये सब किसकी किस्में है? कॉटन की, कपास की। विकास, विक्रम, कल्याण, विजय, नर्मदा, ये सब किसकी किस्में हैं? कपास की, कॉटन की। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। अगला क्वेश्चन है टोसाकी घास निम्नलिखित में से किस वन का उदाहरण है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इसका ये जो है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, थर्ड ऑप्शन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन में टोसाकी घास मिलेगी आपको। अगला प्रश्न है कि देवदार पेड़ों की एक स्थानिक प्रजाति भारत के किस भाग में उगती है? तो ये तो हिमालय में उगती है और हिमालय का भी पश्चिमी भाग, हिमालय का जो पश्चिमी भाग, यानी पहला ऑप्शन हिमालय में होती है और हिमालय के भी कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। ठीक, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यू मेटाफोर्स जड़ें निम्नलिखित में से किस वृक्षों में पाई जाती है? ठीक है, मैंग्रोव में मिलती है। न्यू मेटाफोर क्या होती है कि मैंग्रोव जो वन है वो मिलते हैं दलदली क्षेत्र में, ठीक है, पानी में। तो ये जड़ें जो हैं ये नीचे की तरफ जाकर पानी में फिर ऊपर आती है, पानी के बाहर, ताकि ये ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कर सके, आदान प्रदान। तो ये जड़ें जो हैं जैसा आप समझिए कि ऐसा पेड़ है मैंग्रोव में और यहां भरा उसमें सारा पानी, तो ये जो जड़ें हैं न्यू मेटाफोर्स, ये बाहर की तरफ आ जाती है, ऐसे पानी से बाहर निकल जाती है, इनको कहते हैं न्यू मेटाफोर। और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती है, आदान प्रदान, जो पेड़ों के लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैंग्रोव। अगला क्वेश्चन है कि उद्योगों की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होती है? ठीक, आपको वो इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स ढूंढने हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि कच्चे माल तक पहुंच, ठीक है, बिजली की उपलब्धता, ऊर्जा का होना, बाजार, पूंजी, ये सारी बातें करेक्ट है। एक उद्योग जो है किस जगह पे स्थित होगा, ठीक है, एक उद्योग हमको कहां लगाना चाहिए, तो लगाते वक्त हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है ना, क्या बातें उसकी स्थिति को अफेक्ट करेगी। तो कच्चे माल तक पहुंच होनी चाहिए। कच्चा माल, अगर आप सोच रहे हैं कि जैसलमेर में जमीन सस्ती है, ठीक है, तो जैसलमेर में हम एक बड़ी जमीन लेकर बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं, और जिस चीज की आप इंडस्ट्री लगा रहे हो उसका रॉ मटेरियल जैसलमेर से 500, 600, 700 किलोमीटर दूर से आ रहा है, ठीक, तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। बिजली की उपलब्धता, अब जैसलमेर की तरफ चलो, ठीक है, अब तो सोलर विंड दोनों एनर्जी के सोर्स हैं, या आप कोई ऐसी रिमोट जगह पे लगा रहे हो जहां पे एनर्जी का सोर्स अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल है तो 24 आवर्स नहीं है। बाजार, आपने कच्चा माल लिया, आपने एनर्जी द्वारा उसे प्रोसेस कर लिया, लेकिन बेचने के लिए बाजार जो है वो आपके पास नहीं है, बेचने के लिए फिर आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा। और फिर है कैपिटल, पूंजी, ये तो पहला ही स्टेप है। अगर पूंजी ही नहीं है तो फिर बिजनेस की शुरुआत करना ही इम्पॉसिबल है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं बिजनेस की लोकेशन को अफेक्ट करेंगे, ठीक। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, फोर्थ आंसर। अगला प्रश्न है कि परमाणु खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है, एटॉमिक मिनरल्स के रिस्पेक्ट में। झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगुड़ा को भारत में पहली यूरेनियम खदान के रूप में जाना जाता है। अभी पिछले प्रश्न में हमने चर्चा करी थी कि सिंहभूम का जो जादूगुड़ा है, यहां पहली बार यूरेनियम की माइन लगी थी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है कि केरल के तट पर मोनेजाइट मृदा थोरियम से समृद्ध है। केरल के तट पे जो मिट्टी मिलती है मोनोजाइट, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में थोरियम है, और ये दुनिया में सबसे बड़ा भंडार इसका यही है, इंडिया में, ठीक। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों। निम्नलिखित कथनों में से केवल ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झेलम नदी वुलर झील से होकर गुजरती है, बिल्कुल, वुलर झील में झेलम नदी का ही पानी है, झेलम नदी जाती है और वुलर झील में से होकर पास हो रही है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये जो कोलेरू झील है कृष्णा और गोदावरी के बीच में, कृष्णा भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती जाती है, डायरेक्टली कृष्णा का पानी कोलेरू झील में नहीं आता है, ठीक। तो जैसे इन्होंने ये लिखा कि सीधे, ठीक है, डायरेक्टली, ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट है गलत।
फिर गंडक नदी के विसर्पण से, ठीक है, गंडक नदी के विसर्पण से कवर झील बनी है। बस यहां पे आप गलती कर देंगे, गंडक की जगह है बूढ़ी गंडक, ठीक। तो गंडक देखते ही करेक्ट नहीं करना है, गंडक नहीं है, यह है बूढ़ी गंडक। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आपसे पूछा है कौन सा सही है, तो केवल एक ही करेक्ट है, ए। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। देखिए दर्रों के क्या क्या नाम है, जैसे सेनकोटा, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, गोरम घाट, ठीक है। एक बार इनकी लोकेशन देखते हैं मैप में। तो ये जो नीचे के 4 दर्रे हैं, सेनकोट, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। दक्षिण से शुरू करते हैं। दक्षिण में एक दर्रा है सेनकोट, यहां से नेशनल हाईवे 49 पास होता है, ये जोड़ता है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, ठीक है। इसके ऊपर एक दर्रा है पाल घाट, यहां से नेशनल हाईवे 47 पास होता है, ये जोड़ता है कोच्चि को कोयम्बटूर से। फिर 2 दर्रे, एक मुंबई से नासिक और एक मुंबई से पुणे, मुंबई से नासिक को जोड़ता है थाल घाट, नेशनल हाईवे नंबर 3। नेशनल हाईवे नंबर 4 जोड़ रहा है मुंबई को पुणे से, यह है भोर घाट। फिर जो एक ऑप्शन में देखा है गोरम घाट, वो है राजस्थान के राजसमंद में। आइए प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है, तो सबसे दक्षिण में तो है सेनकोटा, और सबसे उत्तर में है गोरम घाट, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, सेनकोटा के बाद आता है सीधा पाल घाट, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। फिर भोर घाट मुंबई पुणे, थाल घाट मुंबई नासिक, तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। अगला प्रश्न है कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों में कौन सा क्रम सही है। जैसे इन्होंने 4 नदियों का जिक्र किया है, घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी। तो पूरा एक बार सिस्टम देखते हैं गंगा का। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी में पहली नदी जो आके मिल रही है रामगंगा, फिर मिलती है गोमती, फिर मिलती है घाघरा, घाघरा में शारदा मिल रही है, उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, और फिर मिलती है इसमें महानंदा। और उस तरफ से एक नदी आती है, वो सहायक नदी नहीं मानी जाएगी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, एक बड़ी नदी आके मिलती है बांग्लादेश में, ठीक है। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इस तरह। अब आंसर देखते हैं कौन सा अनुक्रम सही है। तो सबसे पहले तो इसमें आके मिलती है गोमती, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। गोमती के बाद मिलती घाघरा, घाघरा के बाद मिलती गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, ये भी हो गया गलत, ठीक। गंडक पहले आती है, कोसी लास्ट में आती है, तो इसका आंसर है सेकंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दून जो है कश्मीर हिमालय के सुदूर दक्षिणी भाग में स्थित अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, घाटी है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। दून और द्वार जो है इनकी डेफिनेशन ही यही है। दून वही कहलाते हैं जो हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित है, और लॉन्गिट्यूडनल वैली है, अनुदैर्ध्य घाटियां हैं, ठीक है, एक के बाद एक। द्वार जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एलुवियल प्लेन्स हैं, जलोढ़ मैदान है। तो दोनों स्टेटमेंट डेफिनेशंस हैं दून और द्वार की, ठीक है। फिर है बुग्याल जो है हिमालय में ऊंचाई पर स्थित शीतकालीन घास के मैदान है। बुग्याल जो है वो हिमालय की ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान तो है, पर शीतकालीन नहीं है, शीतकाल में यहां कोई घास नहीं होती, ये घास कब होती है, गर्मियों में, समर्स में। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है बस उसमें इतनी सी मिस्टेक है, तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहले 2 गलत सही है। उपयुक्त कथनों में से सभी गलत है, ए और सी सही है और बी गलत है, सभी सही है, ए और बी सही है, सी गलत है। ऑप्शन 4, पहले 2 सही है, सी गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू माउंटेन किसकी सबसे ऊंची चोटी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्लू माउंटेन जो है मिजो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। मिजो हिल्स को लुसाई हिल्स भी कहते हैं, ठीक है, लुसाई या मिजो, इसकी ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। विंध्याचल एक ब्लॉक पर्वत है, बिल्कुल करेक्ट है। विंध्याचल एक कैसा पर्वत है, ब्लॉक। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है हम थोड़ा सा अभी समझते हैं इस क्वेश्चन के साथ। यह नर्मदा रिफ्ट घाटी के दक्षिण में स्थित है, नहीं, विंध्याचल जो रेंज है उसके नीचे, उसके दक्षिण में नर्मदा नदी है, न कि नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्याचल है। तो नर्मदा रिफ्ट घाटी के दक्षिण में स्थित है, नहीं, उत्तर में स्थित है, ठीक है, नर्मदा इसके दक्षिण में। यह ग्रेट वाटर डिवाइड का हिस्सा है, यह करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया का जो ग्रेट वाटर डिवाइड है, ठीक है, हिमाचल से, अंबाला से होकर, राजस्थान की अरावली से होकर, फिर विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट से लेकर कन्याकुमारी तक,
ये इंडिया का ग्रेट वाटर डिवाइड है, महान जल विभाजक, उसका हिस्सा है विंध्याचल, बिल्कुल करेक्ट, उसका हिस्सा है। यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ए और सी। कौन सा कथन सही है? केवल ए और सी, बी गलत स्टेटमेंट है। अब इसी के साथ हम ब्लॉक माउंटेन को देखते हैं। चलिए, तो अब यहां ब्लॉक माउंटेन को समझते हैं। सबसे ऊपर वाला डायग्राम देखते हैं हम। यहां पर एक लैंड मास है, एक भूभाग है, उस भूभाग पर दो फोर्स लग रहे हैं जो उसे बाहर की तरफ खींच रहे हैं। इनको कहते हैं टेंशन फोर्स, तनाव के बल। जब लगातार इस भूभाग पर तनाव का बल लगा रहेगा, इसको खींचता रहेगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब इस भूभाग में दरार बन जाएगी, फॉल्ट आ जाएगा, ब्रंच। जब इसमें फॉल्ट आ गया तो अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती है, ठीक। इन दो कंडीशन से ही पर्वत का निर्माण होगा। और भी कई सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं, पर हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे जिसमें ब्लॉक माउंटेन बनेगा, ब्रंच पर्वत। तो क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है, एक संभावित घटना ये हो सकती है कि जब इस दरार आकर इसके तीन भाग हुए तो साइड के दो भाग नीचे की तरफ आ जाए और बीच का भाग वही रहे। देखिए इस तरह, ये जो आसपास के दो भाग हैं ये आ गए नीचे की तरफ और ये भाग वही बना रहा, तो ये भाग पास वाले स्थान से ऊंचा हो गया, ये बन गया एक ब्लॉक माउंटेन। या फिर क्या हो सकता था कि बीच का जो भाग है ये तो ऊपर उठ जाए इस तरह और साइड के भाग वही रहे, इससे भी निर्माण हो रहा है एक पर्वत का। इस तरह बनने वाले पर्वत कहलाते हैं ब्लॉक माउंटेन। विंध्याचल भी एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक। अगला प्रश्न, नीलगिरी। नीलगिरी भी एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक। फोल्ड है, नहीं है, ब्लॉक माउंटेन है, करेक्ट। नीलगिरी एक ब्लॉक माउंटेन है, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की कैपिटल है, तो हमको पता ही होना चाहिए कि कहां स्थित है, दक्षिणी अंडमान में, सदर्न अंडमान में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। इनमें इंडस्ट्रियल एरिया दे रखा है और उनके नाम दे रखे हैं प्लीज। तो एक जगह है सुरेंद्र नगर, फिर है विजयनगर, मोदी नगर और सिंदरी। तो सुरेंद्र नगर जो है वो गुजरात का औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। जब हम सारे औद्योगिक क्षेत्र पढ़ते हैं एक एक रीजन के, तो हमें ये नाम उनके साथ याद रखने होते हैं। तो सुरेंद्र नगर कहां स्थित है? गुजरात में। ए का ऑप्शन है सेकंड, और आप देखोगे किस्मत से सिर्फ एक में ही ए का ऑप्शन है सेकंड, तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है। और बाकी ऑप्शन भी आप देखोगे अकॉर्डिंगली मैच कर जाएंगे। जैसे बी विजयनगर है विशाखापट्टनम में, विजयनगर बहुत फेमस सेंटर है विशाखापट्टनम का। उसके बाद है मोदी नगर, मोदी नगर है गुरुग्राम में। सिंदरी बच गया, वो है छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक। तो इस प्रकार इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन यहां पे खत्म होता है। देखिए अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर्स हैं, आंसर्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर संविधान पार्क बनाना प्रस्तावित है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है राजस्थान के लिए, यह है कोटा। इसका करेक्ट आंसर है कोटा, ठीक है, ये हमको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बहुत गर्व की बात है, हमारे जोधपुर के रहने वाले हैं ये, शीन काफ निजाम। इनका वास्तविक नाम है विजय शंकर बिस्सा, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला 100% मेक इन इंडिया सौर संयंत्र है। यह है पोखरण का सौर संयंत्र, ठीक है। राजस्थान वैसे ही सौर के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडिया में बहुत अग्रणी राज्य है। तो सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो हमको याद रखनी है। अगला है कियाना परिहार निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। शतरंज। राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो श्री ललित के पवार को। ये फॉर्मर आईएएस रहे हुए हैं, आरपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, श्री ललित के पवार। 16 अप्रैल 2025 को राजस्थान पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो ये था 76, ठीक है। भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहां स्थित है। तो ये स्थित है उदयपुर में। नया पम्बन रेल पुल कहां स्थित है। तो हमको पता है कि रामेश्वरम के पास एक आइलैंड है पम्बन, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये पम्बन को मतलब रामेश्वर नामक स्थान को मुख्य स्थल से जोड़ता है, ठीक है, पम्बन रेल पुल। किस राज्य ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू करी है। तो महाराष्ट्र ने विमेंस के लिए, औरतों के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू करी है।
भारत सरकार ने इंडिया स्किल्स एक्सीलरेटर पहल के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ सहयोग किया है? इंपॉर्टेंट न्यूज है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के साथ किया, WEF। अगला प्रश्न है कि स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है द अनफोल्डिंग भारत स्टोरी, ठीक है, 2047। तो ये हमको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने थोरियम पे आधारित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए रूस के रोसाटोम के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? महाराष्ट्र ने किए हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये आपको सबको पता ही है और होना भी चाहिए, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, बी रामकृष्ण गवई। फिर है दस्तलिख निम्नलिखित में से किन देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? किन दो कंट्रीज के बीच में? तो भारत और उज्बेकिस्तान का। अगला प्रश्न है कि आयरन वुड टीपीयू क्या है? तो ये गूगल द्वारा विकसित एक कंप्यूटर चिप है, आयरन वुड टीपीयू। धन्यवाद। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका फिर से RS प्री और PSI टेस्ट सीरीज के पेपर डिस्कशन में। तो आज हम बात करेंगे आज हुए पेपर में आए मैथ्स और रीजनिंग के सवालों पर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल क्या है हमारे सामने। तो पहला सवाल जो है हमें दिया गया है ब्याज के ऊपर, चक्रवर्ती ब्याज आज का टॉपिक था। तो पहला सवाल इस प्रकार से है, एक निश्चित राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज दिया गया है 3816। हमें बताना है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो वो राशि जो है वो क्या है, मतलब हमसे मूलधन पूछा गया है। हमें रेट दे रखी है 12% और 2 साल का ब्याज दिया हुआ है। तो देखेंगे किस प्रकार करते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि 12% अगर हमारा ब्याज है और 2 साल का ब्याज हमें दे रखा है, तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे 2 साल का जो ब्याज लगेगा परसेंटेज में वो टोटल कितना है। चक्रवर्ती ब्याज के अंदर अगर आपको 2 बार ब्याज की गणना करनी हो, टोटल ब्याज निकालना हो, तो उसका एक आसान तरीका ये है कि 12% है तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 12 + 12 + 12 × 12/100। इसको हम सरल करेंगे तो ये आएगा 24, ये बनेगा 144/100। भाग देंगे तो 24 + 1.44 और टोटल हो जाएगा 25.44। तो हम कहेंगे ये जो हमारा ब्याज आ रहा है 25.44, ये 2 साल का टोटल CI है, कुल ब्याज है हमारा। ये हमारा क्या हुआ? कुल टोटल CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। और ये जो ब्याज हमें दिया गया है 3816, तो हम ये कहेंगे कि 25.44% की जो वैल्यू है वो 3816 है। और हमें बताना है राशि कितनी है, मूलधन कितना है। और मूलधन जो है हमेशा क्या होगा? 100%, 100%। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हम इसको हल करेंगे इस प्रकार, 3816 बटा में आएगा 25.44 और इंटू 100। हम जानते हैं नीचे पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? 100 लिखा जाएगा। अब इसको हमें सरल करना है। देखिए इसको सरल जो है आप नॉर्मल जो है संख्याओं से काट कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी गणना बढ़ जाएगी, तो जब कैलकुलेशन ज्यादा हो तो हमें थोड़ा सा जो है स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने का मतलब है कि हमें थोड़ा सा ये सोचना है कि इस कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो नीचे अगर आप अप्रोक्सीमेशन देखिए कि लगभग ये 2500 है, ये लगभग कितना है? 3800। जब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये 2500 जो है इसका लगभग 1.5 गुना है। 2500 प्लस उसमें आधा और जोड़ेंगे, 2500 का आधा 1250 और जोड़ेंगे तो लगभग हमारे पास 3800 के आसपास हमें नंबर मिलेगा। तो अगर हम थोड़ा कैलकुलेट करें इसको तो ये इस नंबर से पूरी तरह से कटेगा 1.5 बार, मतलब ये इसका कितने गुना है? लगभग 1.5 गुना है। अगर ये 1.5 गुना है इसका मतलब ये है कि 1.5 × 100 × 100 हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो निकल कर आएगा 15,000। तो हम कहेंगे हमारा जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 15,000 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर। तो ये ध्यान रखना है, कैलकुलेशन इस सवाल के अंदर इस प्रकार से करेंगे कि हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, लगभग चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है ऊपर वाला नंबर वो नीचे वाले नंबर का कितने गुना है। तो 25 का लगभग हम 1.5 गुना करते हैं तो 38 के आसपास निकल कर आएगा। तो 1.5 गुना से हमने इसको काट दिया। पूरी तरह से हम चेक भी कर सकते हैं, काटेंगे तो ये 1.5 गुना बार कटेगा और हमारा आंसर जो है मूलधन जो है कितना आ जाएगा? 15,000 रुपए आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो सवाल हमें दिया गया है वो हमारा यहाँ पर है काउंटिंग फिगर से जुड़ा हुआ है। रीजनिंग का टॉपिक है काउंटिंग फिगर
उसमें ये सवाल पूछा जाता है। तो काउंटिंग फिगर का जो क्वेश्चन है उसको हम किस प्रकार करते हैं, तो देखिए आपने काउंटिंग फिगर में बेसिक चीजें हमने सीखी थी इस प्रकार से। कुछ बेसिक फिगर है जिनके ट्राइंगल हमें पहले से पता होने चाहिए। तो एक हमने ये बात की थी, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कोई फिगर बनता है उसमें हमेशा 8 ट्राइंगल बनते हैं। कितने ट्राइंगल बनते हैं? 8 ट्राइंगल। अगर फिगर आपका इस प्रकार से है, इसमें हमेशा 12 ट्राइंगल बनते हैं। और अगर फिगर इस प्रकार से दिया गया है, इसमें हमेशा 16 ट्राइंगल बनते हैं। 3 बातें ये। और इसी प्रकार अगर ये फिगर दिया जाता है, इसमें हमेशा कितने बनते हैं? 3 ट्राइंगल। गिनने का तरीका क्या होता है? हम लिखते हैं 1 2 और दोनों का टोटल करेंगे, 2 + 1 कितना होगा? 3। तो इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे? 3 ट्राइंगल बनेंगे। तो इन्हीं बातों का हम यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये फिगर हमारा बन रहा है, इसमें कितने बनेंगे? 8 ट्राइंगल बनेंगे। इसी प्रकार ये जो है यहाँ कितने बनेंगे? 3। इसमें 3 बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो इनको मैं काउंट करूं तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11। 11 और 3 14, 15 और एक 16, ये बना। इसके बाद अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, एक ट्राइंगल ये बनेगा और एक ट्राइंगल बनेगा नीचे की तरफ। तो 16 और 2 ये बने, तो यहां कितने हो गए टोटल? 18। तो यहां कितने ट्राइंगल हो गए? 18 ट्राइंगल यहां पर बने हैं। इसी प्रकार अगर हम इस राइट साइड वाले में देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहां कितने बनेंगे? 3। इसमें कितने बनेंगे? 3। और इसमें कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। 3 3 और 3, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 9। 18 ये, 9 ये, 18 + 9 अगर हम करते हैं तो कितना होता है? 27। और हम देख पा रहे हैं 27 से ज्यादा हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27। तो इस फिगर के अंदर टोटल 27 ट्राइंगल जो है वो बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये फिर से हमें चक्रवर्ती ब्याज का सवाल दिया गया है। इसमें हमें कहा गया है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, उसी दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो हमें ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है? यह है कि समय का अंतराल अगर समान हो तो राशि जो है वो हमेशा बराबर गुना से बढ़ती है। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास अगर 500 रुपए है और आपसे ये कहा जाता है कि ये 4 साल के अंदर 2 गुना होते हैं, तो 500 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 1000 रुपए। इसका अर्थ ये है कि 4 साल में अगर 2 गुना हो रहा है तो आगे आने वाले हर 4 साल में ये कितने गुना होगा? 2 गुना होगा। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है चक्रवर्ती ब्याज का, कि समय का अंतराल अगर समान है तो राशि बराबर गुना से बढ़ेगी। तो समय का अंतराल अगर आगे भी 4 साल का रहेगा तो हमेशा राशि जो है वो 2 गुना से बढ़ती जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है, कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। धन कितना हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 रुपया है और हमें यह कहा गया है कि 10 सालों में, 10 वर्षों में ये जो धन है वो कितने गुना हो गया है? 2 गुना हो गया है। 2 गुना। तो 1 रुपया है, 2 गुना होगा तो कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपए हो जाएंगे। हमसे ये पूछा गया है उसी दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का समय हमसे पूछा गया है। तो हम ये जानते हैं कि अगर समय का अंतराल हम 10 वर्ष ही रखें आगे भी, इसका मतलब राशि जो है वो बराबर गुना से बढ़ेगी। अगर यहां 10 वर्षों में 2 गुना बढ़ी है तो आगे भी 10 वर्षों में कितने गुना बढ़ेगी? 2 गुना बढ़ेगी। तो 2 का 2 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4। तो अब हमारे पास शुरुआत में राशि कितनी थी? 1, और अब वो कितनी हो गई है? 4। तो यहां से यहां तक ये कितने गुना हो गई है? 4 गुना हो गई। हमसे 4 गुना का ही पूछा गया है, तो हम कहेंगे जो समय हो जाएगा 4 गुना होने में, तो वो लगेगा 10 साल पहले, 10 साल बाद में। टोटल जो है हमारे पास आ जाएगा 20 वर्ष। तो हम कहेंगे 20 वर्ष जो है उनमें ये जो राशि है वो कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। चलिए देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल फिर से काउंटिंग फिगर का है। जैसे कि अभी हमने बात की, सेम कॉन्सेप्ट से इस सवाल को भी हम कर सकते हैं। आसान सवाल है, तो देखिएगा इसको फटाफट। तो हम जानते हैं कि ये जो फिगर बन रहा है इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे? 8 बनेंगे। इसी प्रकार ये एक बड़ा भी फिगर बन रहा है, सेम ऐसा एक बड़ा फिगर भी बन रहा है, इसमें भी कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। 8 और 8 कितने हो गए टोटल? 16। फिर एक ये हो जाएगा 17, 18, 19 और 20। तो 16 और 4 मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे? 20। तो हम कहेंगे इस फिगर के अंदर टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे? 20 ट्राइंगल बनेंगे। तो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर। आसान सवाल था, डायरेक्ट हम ट्राइंगल को गिन सकते थे। देखेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
अगला सवाल फिर से चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर है। क्या कहा गया कि 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। क्या कहा गया? 5 वर्षों में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। हमें यह बताना है कि 20 वर्षों में कितना होगा। तो फिर से अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था पिछले सवाल के अंदर, जिसमें कहा गया कि समय का अंतराल सेम रहेगा तो राशि बराबर गुना बढ़ेगी, तो सेम कॉन्सेप्ट से इसको हम करेंगे। तो हमारे पास अब राशि जो है कितनी दी गई है? 12,000 रुपए दी गई। तो राशि अगर हमारे पास 12,000 रुपए और 5 वर्षों में 2 गुना हो रही है, तो हम कहेंगे कि 5 साल के अंदर ये 2 गुना हो जाएगी। तो 12,000 है, तो 12,000 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 24,000 रुपए। इसका मतलब यह कि आने वाले हर 5 साल में ये 2 गुना होती रहेगी। तो अगले 5 साल में फिर से ये जो राशि वो कितने गुना होगी? 2 गुना होगी। तो 24 था, 24 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 48। तो अगले 5 साल में कितनी हो गई? 48। आगे फिर 5 साल में 2 गुना करना हमें। फिर अगर हम 5 साल का समय लेते हैं, फिर ये 2 गुना हो जाएगी। तो 48 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 96,000, 96,000। और आगे फिर 5 साल में कितनी गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। और 96,000 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 192,000, मतलब 1,92,000। तो अब आप जब समय देखेंगे, हमें समय कब का कितना कहा गया है? 20 वर्षों में कितना होगा। तो देखिए समय कितना हो गया है? 5, 10, 15, 20। तो 20 वर्षों में जो है आपकी राशि 12,000 से लेकर कहां पर पहुंच गई है? 1,92,000 तक पहुंच गई। तो हम कहेंगे 20 वर्षों में जो राशि है 12,000 रुपए की राशि, वो कितनी हो जाएगी? 1,92,000 रुपए हो जाएगी। 1,92,000 ये हमारा सही आंसर होगा, जो कि हमें दिया गया है सेकंड ऑप्शन के अंदर। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है? सही उत्तर होगा इस सवाल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल जो है इसमें काउंटिंग फिगर का सवाल है। हमें वर्ग पूछे गए। सवाल में क्या पूछे गए? दी गई आकृति में वर्गों की संख्या क्या है। तो वर्गों की संख्या गिनने का तरीका देखिएगा। हम जानते हैं ये फिगर आपको याद रखना है वर्गों के केस में, कि ये जो फिगर बनता है इसमें हमेशा 5 वर्ग बनते हैं। कितने बनते हैं? 5 वर्ग। ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो देखिए 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा वर्ग बनेगा, वो कितने हो जाएंगे? 5। तो ये 5 वर्ग है। तो हम देख पा रहे हैं इस फिगर के अंदर ऐसा फिगर बन रहा है। यहां पर ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, तो इसमें तो कितने बनेंगे? 5 वर्ग बनेंगे। 5 वर्ग इसमें बने। इसके बाद एक वर्ग ये वाला है और एक वर्ग बन रहा है ऊपर की तरफ ये। तो 5 ये, 2 ये, टोटल जो बनेंगे वो कितने हो जाएंगे? 7। तो हम कहेंगे इस फिगर के अंदर टोटल 7 वर्ग बनेंगे, 7 स्क्वायर बनेंगे। ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा सही आंसर होगा इस सवाल का। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला सवाल जो है वो फिर से किसका है? ब्याज का सवाल पूछा गया। क्या है सवाल? कि 10% ब्याज पर 2,000 रुपए निवेशित किए गए हैं और चक्रवर्ती ब्याज की गणना 6 माह ही की जा रही है। अब ब्याज की गणना किस तरह की गई है? प्रत्येक 6 माह से ब्याज की गणना की जा रही है। एक वर्ष के अंत में कुल धन कितना होगा? कुल धन का मतलब हमसे मिश्र धन पूछा जा रहा है। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमारा क्या होगा? अमाउंट होगा। अमाउंट पूछा जा रहा है, कैसे करेंगे देखिए हमें कहा गया कि प्रति 6 महीने से, और समय कितना दिया गया हमें? 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष की अगर मैं बात करता हूं तो 6 महीने कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे। पहले 6 महीने फिर 6 महीने, तो 2 बार ब्याज की गणना की जाएगी। ब्याज की दर हमें कितनी दे रखी है? 10%। ब्याज की दर 10% का मतलब क्या है? कि 1 साल का ब्याज 10% है, लेकिन हमें ब्याज की गणना कैसे करनी है? 6 महीने से करनी। तो अगर 1 साल की दर 10% है तो 6 महीने की दर क्या हो जाएगी? 5%। तो पहले 6 महीने 5%, अगले 6 महीने 5%। अगर मैं इसका टोटल ब्याज निकालना चाहूं तो जैसे अभी हमने पहले सवाल में देखा था कि चक्रवर्ती ब्याज के अंदर 2 बार अगर ब्याज की गणना हो रही है, टोटल ब्याज निकालना, तो उसका तरीका जो है वो क्या है कि हम इसको इस प्रकार निकाल सकते हैं कि 5 + 5 + 5 × 5/100। तो ये होगा 10 और ये होगा 0.25, तो बनेगा 10.25। तो हम कहेंगे 1 साल का जो टोटल ब्याज आएगा, कुल जो ब्याज बनेगा चक्रवर्ती ब्याज, वो कितना बनेगा? 10.25%। तो हमारे पास मूलधन कितना दिया गया है? 2,000। तो हम देख लेते हैं कि ब्याज कितना बनता है। यहां से CI जो बनेगा वो कितना बनेगा? तो हम कहेंगे 2,000 का 10.25% हमारा ब्याज होगा। इसकी गणना अगर की जाए, पॉइंट रिमूव करेंगे 100 आएगा। ये 3 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से इसको काटेंगे तो पहले 2 बार कटेगा, फिर 0, फिर 5 से 5 बार। तो CI जो निकल कर आएगा वो कितना आया? 205 रुपए आया। तो जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है 1 साल का, वो कितना निकल कर आ गया? 205 रुपए। हमसे पूछा गया अमाउंट,
मिश्र धन पूछा गया है, और मिश्र धन जो है वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है हमारे पास 2000 रुपए, प्लस ब्याज कितना बना 205, टोटल कितना हो जाएगा 2205 रुपए। तो हम कहेंगे 2205 रुपए जो है वो हमारा मिश्र धन हो जाएगा, धनराशि इतनी हो जाएगी। तो सही आंसर जो है वो है फोर्थ ऑप्शन 2205 रुपए, ये इसका सही उत्तर। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल जो है इसमें हमसे क्या पूछा गया है, आयत पूछे जा रहे हैं। तो इस सवाल जो है इसमें आयत गिनने का जो तरीका है वो कैसा होगा, इसको समझेंगे। अच्छा सवाल है, समझिए इसको। तो समझने के लिए हमें जो है इसमें क्या करना है, देखिए। तो ऐसे फिगर में अगर मुझे आयत काउंट करने, रेक्टेंगल काउंट करने, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप काउंट करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल रेक्टेंगल जो काउंट करेंगे, सरल जो आयत है, सबसे छोटे आयत उनको काउंट करेंगे। फिर है कि दो को मिलाकर कितने आयत बनते हैं, 3 को मिलाकर कितने आयत बनते हैं, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिंपल रेक्टेंगल गिनेंगे, तो कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम कह रहे हैं ये कितने बने 10, सिंपल वाले, बिल्कुल सिंपल जो रेक्टेंगल बन रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं हमें, 10 दिखाई दे रहा है। अब है कि हम दो को मिलाकर देखेंगे, दो को मिलाकर जो है वो कितने बनते हैं वो देखिए। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो एक रेक्टेंगल बनेगा, ये एक। इसी प्रकार अगर मैं आगे बढ़ूं, 2 को मिलाएं, एक ये बनेगा, इन दोनों को मिलाकर 2, एक ये बनेगा, 3, एक ये बनेगा, 4 और एक ये बनेगा 5। तो इसका मतलब दो रेक्टेंगल को मिला के जो रेक्टेंगल बन रहे हैं उनकी संख्या कितनी हुई, 5। अब हम देखेंगे 3 वालों को, 3 को मिलाकर अगर हम देखें कितने रेक्टेंगल बनते हैं, तो 3 वाले देखेंगे आप। अगर मैं इन तीनों को मिला देता हूं, यहां 1 2 3, तो हमारे पास क्या बना, एक बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है। तो 3 वाला एक तो ये बनेगा, फिर 3 वाला एक ये बनेगा, 1 2 3, इसमें भी 3 बन रहा है, तो ये बन गया एक। तो पहला एक, ये कितने हो गए, दूसरा 2 बन गए। फिर तीसरा बनेगा यहां पर 1 2 3, इन तीनों को मिलाकर ये हमारा तीसरा रेक्टेंगल। तो 3 को मिलाकर जो यहां रेक्टेंगल बनेंगे उनकी संख्या कितनी है, 3 है, ये बने। अब इसके बाद हम देखेंगे 4 को मिलाकर, 4 फिगर को मिलाकर जो रेक्टेंगल बनते हैं वो कितने बनते हैं। तो देखिए 4 वाले अगर मैं यहां देख पाऊं तो यहां एक तो ये बन पाएगा, ये वाला, ये बनेगा 1 2 3 4, इन चारों को हमने मिलाया तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बना। तो 4 वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है वो यहां पर कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। अब हम देखेंगे 5 रेक्टेंगल, 5 रेक्टेंगल को मिलाएं और फिर जो है कितने नए रेक्टेंगल, बड़े रेक्टेंगल बनते हैं उनको समझ लेते हैं। तो 5 वाले जो बनेंगे यहां पर वो देखिए, एक तो ये बनेगा 1 2 3 4 5, इन पांचों को मिलाने पर ये बन जाएगा एक, 5 वाला एक तो ये बनेगा। दूसरा जो बनेगा 5 वाला वो ये बनेगा 1 2 3 4 5, ये वाला। 5 वाले यहां कितने बन गए, अभी तक 2 बने, और एक 5 वाला जो बनेगा वो ये बनेगा, जिसमें 5 आयत मिलेंगे, 1 2 3 4 5, ये वाला, ये 5 वाला। तो 5 वाले जो रेक्टेंगल बने यहां पर कितने बने, 3 बने, 5 वाले हो गए 3। अब है कि 5 से बड़े 6 वाले कितने, तो अगर हम 6 वाले गिनेंगे तो आप इसको देखेंगे तो 6 वाले इसमें कोई भी नहीं बनेगा। फिर हम देखेंगे 7 वाले कितने, तो 7 वाले जो रेक्टेंगल बन रहे हैं वो यहाँ कितने बन रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को मिलाएंगे तो यहाँ कितने रेक्टेंगल बनते हैं, तो एक तो ये बनेगा, एक, इन 7 को मिलाकर एक तो ये बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है, एक तो ये बना। इसी प्रकार 7 वाला जो है और देखेंगे तो 7 वाला सिर्फ एक ही बनेगा। फिर हम देखते हैं 8 वाला कोई बने तो 8 वाला एक बनेगा, ये वाला, ये जो आपका रेक्टेंगल बनेगा बड़ा, इसमें 8 बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वाला भी क्या बना, एक रेक्टेंगल बनेगा। और फिर हम देखते हैं 9 वाला कोई नहीं बनेगा, एक बनेगा सबसे बड़ा रेक्टेंगल, सभी को मिलाकर 10 के 10 जो छोटे रेक्टेंगल हैं इन सबको मिलाकर एक बनेगा बड़ा वाला, ये वाला, एक हो गया ये वाला। तो हमने देखे छोटे रेक्टेंगल, फिर 2 को मिलाकर, 3 को मिलाकर, 4 जिनसे भी बनते थे हमने सारे गिने, वो इस प्रकार से हमें रेक्टेंगल मिल रहे हैं। तो हम टोटल काउंट करें तो 10 और 5 कितने, 15, 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18,
18 और 1 19, 19 और 3 जो है वो कितने होंगे 22, फिर 23, 24 और 25। तो टोटल यहाँ जो रेक्टेंगल बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी 25 होगी। सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अच्छा सवाल है, इसको एक बार आप फिर देखिएगा, आराम से धीरे स्लो करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो फिर से एक बार आप खुद ट्राई करिएगा और गिनने का प्रयास करिएगा कि इसमें कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है वो फिर से हमसे ब्याज पर पूछा गया है और कहा गया है कि कितने वर्षों में 3,300 रुपए जो है 6% वार्षिक दर से 3,399 रुपए हो जाते हैं यदि चक्रवर्ती ब्याज 6 माही जोड़ा जा रहा है। तो ब्याज की गणना किस प्रकार की जा रही है, 6 माही की जा रही है और हमसे समय पूछा जा रहा है। समय हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला है हमारे पास अमाउंट का, चक्रवर्ती ब्याज का, इस प्रकार से A = P 1 + R/100 और पावर में क्या लिखते हैं हम n लिखते हैं। n का अर्थ होता है कि ब्याज की गणना कितनी बार की जा रही है। ठीक है, तो अमाउंट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 3,300। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 3,399, उनको हम लिख लेते हैं। सॉरी, प्रिंसिपल ये है और ये हमारा क्या है अमाउंट है, मिश्रधन है। तो मिश्रधन कितना आ रहा है 3,399। ये प्रिंसिपल जो है मूलधन उसको नीचे लेके आ जाएंगे, नीचे लिखेंगे 3,300। यहां मैं रेट की वैल्यू रखता हूं, तो देखिए 6% वार्षिक है, हमें कहा गया कि 6 माह ही जोड़ा जा रहा है। 6 माह ही जोड़ने का अर्थ यह है कि ब्याज जो है वो क्या लगेगा, आधा 6 महीने का लगेगा। तो यहाँ जो ब्याज हो जाएगा 6 का आधा 3% होगा। तो ये हल करके कितना आएगा 103/100 और पावर जो है वो कितनी है n। सिंप्लीफाई करिए इसको, 11 से काटेंगे तो 11 से काटने पर ये कितनी बार कटेगा 300 बार। ये 11 से काटने पर कितनी बार कटेगा, पहले 3 बार, फिर 0 बार, फिर 9 बार। फिर काटेंगे 3 से, ये कटेगा 100 बार। 3 से काटने पर ये कटेगा 103 बार। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आया 103/100 और यहां पर है 103/100 की पावर n। तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से ये पता चल रहा है कि n की वैल्यू जो है वो यहां क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। n की वैल्यू क्या आ गई यहां पर 1। और n क्या बताता है कि ब्याज की गणना कितनी बार हो रही है, तो ब्याज की गणना एक बार हो रही है। और कितने समय से हम ब्याज की गणना कर रहे हैं, हमें कहा गया कि 6 माह ही ब्याज जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब एक 6 माह ही जो है वो हमारा क्या है समय। तो n की वैल्यू 1, तो हम कहेंगे 1 6 माही, और 1 6 माही का मतलब क्या हुआ है 6 महीने। तो हम कहेंगे जो हमारा समय निकल कर आया है वो कितना हो जाएगा 6 महीने होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 6 महीने, फर्स्ट ऑप्शन, ये इसका हमारा सही आंसर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं क्या है। अगला सवाल जो है काउंटिंग फिगर का है और इसमें हमसे क्या पूछा गया है, नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियों की, पंक्तियों का अर्थ यहां पर क्या है रेखाएं, सीधी रेखाएं हमें गिनानी है। तो हमें यहां पर बतानी है कि इस आकृति को बनाने के लिए कितनी सीधी रेखाएं जो है उनकी आवश्यकता होगी। सीधी रेखाएं या स्ट्रेट लाइन गिनने का जो तरीका है उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, किस प्रकार से गिनना है। तो हम अलग अलग जो लाइन्स है उनको गिनेंगे। पहले जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन्स को गिन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितनी है, वर्टिकल लाइन्स कितनी है, फिर उनको गिनेंगे। उसके बाद हम इस तरह से इस एंगल पर झुकी हुई रेखाओं को गिनेंगे और लास्ट में हम इस एंगल पे झुकी हुई रेखाओं को गिनेंगे। तो स्ट्रेट लाइन गिनने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक एक टाइप की जो लाइन्स है उनको काउंट करें। सबसे पहले कैसे काउंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल लाइन्स, फिर कुछ ही एंगल पे झुकी हुई रेखाओं को। एक इस तरफ टिल्ट है राइट साइड टिल्ट, और एक क्या है लेफ्ट साइड जो टिल्ट है, उन रेखाओं को गिनेंगे। तो देखिए गिनने का तरीका कैसे रहेगा। तो मैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन्स गिनता हूं, कितना होगा 1 2 3। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस बन रही है वो यहां पर कितनी बन रही है 3। फिर हम गिनते हैं वर्टिकल लाइंस को। वर्टिकल लाइन जो कितनी बन रही है, तो 1 2 3 4। वर्टिकल लाइन कितनी हो जाएगी यहां पर 4। फिर हम इस तरफ जो टिल्ट हो रही है, राइट साइड जो टिल्ट है उनको गिनते हैं। यहां कितनी होगी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये रेखाएं कितनी हुई 8। इसी प्रकार अगर मैं दूसरी तरफ टिल्ट वाली रेखाओं को गिनता हूं तो वो देखिए कितनी है, हमने इस तरफ गिन ली, दूसरी तरफ ये वाली गिनी। यहां देखेंगे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी कितनी बन रही है 8। तो हमने सभी प्रकार की जो रेखाएं उनको गिन लिया। अब देख लेते हैं टोटल कितना आता है इन सबका। तो 4 और 3 कितने होंगे 7, 8 और 8 कितने 16। 16 और 7 अगर हम जोड़ते हैं तो 16 और 7 कितने होते हैं टोटल 23। तो हम कहेंगे यहां पर जो है टोटल 23 रेखाएं जो है वो बनेगी।
तो इस आकृति को बनाने के लिए हमें टोटल 23 जो है सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। सही आंसर हो जाएगा इसका 23। तो उम्मीद है आपको ये सारे सवाल जो है समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले डिस्कशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।